नमस्कार। जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा जनमत में होने वाली है वो इस मायने में बेहद खास है कि पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस तरीके से इजराइल ने आतंकवाद हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, कहीं ना कहीं जाकर ये युद्ध जरूर रुकेगा। बातचीत की टेबल सजी हुई थी, लेकिन इन सब के बीच जो खबर आई उसने सबको हिला कर रख दिया है। पश्चिम एशिया में जहां हालात एक बार फिर से युद्ध की आग में झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत पर हुए इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद पूरा क्षेत्र एक नए और खतरनाक सैन्य टकराव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेरूत पर हमले के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई। जवाब में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और ईरानी बलों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मिसाइलों और ड्रोन हमलों का एक नया दौर शुरू हो गया जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इजरायली हमलों के बाद ईरान और हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हैं। इसके जवाब में इजरायली वायुसेना ने भी बड़ा पलटवार किया और ईरान के 4 प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया। ये सिलसिला कुछ ही घंटों में एक सीमित संघर्ष से आगे बढ़कर व्यापक सैन्य टकराव का रूप लेने लगा। ईरान की ओर से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने भी इन घटनाओं की पुष्टि कर दी है। IRGC के अनुसार इजराइल ने ईरान के विभिन्न शहरों और रडार प्रतिष्ठानों पर हमले किए हैं। इसके कुछ ही देर के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के नेवातिम और तेल नोव एयरबेस पर निशाना बनाते हुए हमला किया। इस पूरी सैन्य कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच तनाव को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां अब हर पल हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में सायरन बज रहे हैं जो काफी दिनों से रुके हुए थे, लेकिन अब उन्हीं इलाकों में सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो चुका है और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। स्कूल, कॉलेज और कई सार्वजनिक संस्थान अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमला किसने किया, सवाल ये है कि ये टकराव अब किस दिशा में जाएगा। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के दक्षिण पश्चिमी खुजिस्तान प्रांत के मह शहर में स्थित एक बड़े पेट्रोकेमिकल परिसर पर भी हमला किया है। सेना का कहना है कि कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है और आगे की जानकारी साझा की जाएगी। वहीं ईरानी मीडिया ने भी इस हमले की पुष्टि की है और बताया है कि करुण पेट्रोकेमिकल कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि अभी तक किसी बड़े पैमाने पर हताहतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट से ये संकेत मिल रहा है कि औद्योगिक ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी सक्रिय हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत कर तनाव कम करने और संयम बरतने की सलाह दी थी, लेकिन जमीनी हालात ये बता रहे हैं कि दोनों पक्ष पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। और यही वजह है कि अब सबसे बड़ा डर ये है कि ये टकराव कहीं एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए, क्योंकि जब मिसाइलें सीमाएं नहीं देखती तो युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता है, वो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेता है। आज स्थिति यह है कि मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा हो चुका है। एक तरफ इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना के साथ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगी संगठन इसे जवाबी युद्ध करार दे रहे हैं। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल दुनिया के सामने खड़ा है कि क्या ये सिर्फ एक सीमित सैन्य टकराव है या फिर तीसरे बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। क्या कूटनीति अब भी इससे आगे चलकर रोक सकती है या हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं।
आज की ये खबर सिर्फ एक युद्ध की खबर नहीं है, ये उस वैश्विक अस्थिरता की तस्वीर है जो अगर बढ़ी तो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। और इसी वजह से दुनिया की नजरें अब सिर्फ एक चीज पर टिकी है कि अगला हमला कहां और कौन करेगा। तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध की जो आग है वो धधक रही है। पूरी दुनिया ये चाहती है किसी भी तरीके से इस युद्ध का अंत हो, लेकिन इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिजबुल्लाह का जब तक समूल नाश नहीं किया जाएगा ये हमले नहीं रुकेंगे। और इन सब के बीच ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला करना ये बताता है कि ईरान अब अपने प्रॉक्सीज के साथ बराबर पर खड़ा हुआ है, यानी ईरान आतंकवादी गुटों को समर्थन दे रहा है। अब दुनिया को यह तय करना है कि कौन सच की लड़ाई लड़ रहा है और कौन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब दुनिया की सीमाओं से निकलकर अपने देश की सीमा के अंदर आते हैं। खबर असम से लेते हैं, जहां इस वक्त जो बड़ी खबर जिसने हलचल मचा रखी है, जहां पर पूर्वोत्तर भारत आज वैश्विक निवेश और रणनीतिक साझेदारी के एक नए अध्याय का साक्षी बन रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक और औद्योगिक संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंच चुका है। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भारत और भूटान में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन कर रहे हैं। उनके साथ यूरोप की कई प्रमुख कंपनियों और उद्योग संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र असम के मोरीगांव जिले के जागी रोड में बन रहा है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र है, जिसे देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यही वो परियोजना है जहां भविष्य में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होगा। यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार के साथ निवेश, तकनीकी सहयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, नवीनीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही ब्लू वैलीज नामक महत्वाकांक्षी पहल पर भी मंथन होगा, जिसका उद्देश्य भारत और यूरोप के बीच सतत औद्योगिक विकास और मजबूत वैल्यू चेन तैयार करना है। असम में बनने जा रहा ब्लू वैली क्लस्टर फ्रेग्रेंस, फ्लेवर, आयुष और फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योगों के लिए एक नया इकोसिस्टम तैयार करेगा, जो अपने आप में बेहद खास होगा। अगली खबर भी असम से ही है, लेकिन ये खबर चिंता वाली है, जहां मत्स्य निगम भर्ती घोटाले को लेकर सीआईडी की जांच तेज हो चुकी है। ये मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर सुर्खियों में आ चुका है। ताजा घटनाक्रम ये बता रहे हैं कि सीआईडी की टीम ने मोरीगांव जिले में स्थित बीजेपी विधायक रमाकांत देउरी के आवास पर छापेमारी की। ये कार्रवाई मत्स्य निगम में हुई भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोपों से जुड़ी हुई बताई जा रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि सीआईडी ने जांच के तहत विस्तृत दस्तावेज और रिकॉर्ड्स की पड़ताल कर ली है, जो इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित हो सकते हैं। इसके साथ ही विधायक रमाकांत देउरी को पूछताछ के लिए सीआईडी कार्यालय में उपस्थित होने का सम्मन भी जारी किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि रमाकांत देउरी, जो कि मत्स्य निगम के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हें इस घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी भी स्तर पर आधिकारिक रूप से दोष सिद्ध नहीं हुआ है। सीआईडी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि क्या भर्ती प्रक्रिया में किसी संगठित अनियमितता या प्रभाव का इस्तेमाल किया गया था। इस कार्रवाई के बाद असम की राजनीति में भी हलचल तेज हो चुकी है। विपक्ष लगातार सरकार और संबंधित विभागों पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है।
और कानून अपना काम भी कर रहा है। फिलहाल सीआईडी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की भी कर लेते हैं, जहां विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। नामांकन के अंतिम दिन विधानसभा परिसर में दिन भर गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला। सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। एनडीए की ओर से 9 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने पर्चा भरा। एनडीए उम्मीदवार के नामांकन के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जेडीयू की ओर से मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और उपचुनाव के लिए लल्लन प्रसाद ने नामांकन किया। वहीं बीजेपी ने संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित और पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। एलजेपी रामविलास की ओर से भी अशरफ अंसारी मैदान में उतरे हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना लोकतांत्रिक परंपरा के लिए अच्छी पहल है और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस परंपरा का निर्वहन करते रहे हैं। लेकिन इसी राजनीतिक हलचल के बीच आरजेडी खेमे से एक बड़ी खबर सामने आई। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से नाराज शिवचंद्र राम मीडिया के सामने भावुक हो गए और फूट-फूट कर रोने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें सम्मान और जिम्मेदारी देने का जो आश्वासन दिया था वो पूरा नहीं हुआ, यानी वायदा खिलाफी की गई उनके साथ। शिवचंद्र राम ने कहा कि वे पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से बेहद परेशान थे और 4 रातों से सो भी नहीं सके हैं। ऐसे में एमएलसी चुनाव के बीच आरजेडी में उभरा ये असंतोष बिहार की राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गया है और साथ ही साथ जिस तरीके से टीएमसी में भगदड़ है, ये आरोप लग रहा है कि शीर्ष नेतृत्व अपनों को नहीं सुनता। कुछ वैसा ही आरोप यहाँ पर भी आरजेडी में भी लगाया जा रहा है, यानी उनकी नहीं सुनी जाती, जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में खून पसीना बहाया और आज की जो तस्वीर आई वो इसी की मानगी प्रस्तुत करती है। एक तरह से निर्विरोध चुनाव हो रहा है, ये अच्छी परिपाटी है और हम लोगों के लिए खुशी और गौरव की बात है कि इस परिपाटी की सक्रियता से शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने की थी, वरना उसके पहले चुनाव न सिर्फ होते थे बल्कि चुनाव के क्रम में और नतीजे आने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप के क्रम जारी रहते थे। इसलिए राजनीति को और राजनीतिज्ञों को एक सम्मानित ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए ये जो सबसे उपयुक्त तरीका हो सकता था उसकी शुरुआत हुई और खुशी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। ये पूरे एनडीए के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के लिए ये स्वागत योग्य कदम है। और आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप पार्टी फ्रीक हैं? क्या आपको पार्टियों में जाना पसंद है? लेट नाइट होने वाली चमकती दमकती पार्टियों में क्या आप जाना पसंद करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये खबर आपके लिए है और आपको सावधान करने वाली है। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और इसी मुंबई की चमकती रातों के पीछे छिपे एक खौफनाक सच ने एक बार फिर से देश को झकझोर कर रख दिया है। वर्ली स्थित एनएससीआई डोम में आयोजित एक हाई प्रोफाइल म्यूजिक इवेंट के दौरान 28 वर्षीय लॉ ग्रेजुएट वृषभ महेंद्र गंगुर्डे की मौत हो गई, जबकि एक महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
जानकारी ये कह रही है कि इस म्यूजिक इवेंट में देर रात तक तेज संगीत, शराब और बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी रही। इसी दौरान वृषभ गंगुर्डे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में अत्यधिक शराब सेवन, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य कारणों की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के इस्तेमाल की संभावना से भी इनकार नहीं कर रही है और हर पहलू की जांच की जा रही है। घटना के बाद तारदेव पुलिस ने इवेंट आयोजक, कंपनी स्पेस बाउंड वेब लैब्स के सीईओ करण सिंह और मैनेजर पराग नरेंद्र उके के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि किसी कार्यक्रम की अनुमति लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आयोजकों की ही जिम्मेदारी होती है। ये घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि कुछ महीने पहले ही गोरेगांव में आयोजित एक म्यूजिक कंसर्ट में ड्रग्स ओवरडोज के कारण 2 MBA छात्रों की मौत हो गई थी। अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मनोरंजन के नाम पर आयोजित ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन पर्याप्त रूप से हो रहा है या नहीं, या फिर ज्यादा मुनाफे के चक्कर में जो आयोजक हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि यहां आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्या वो इन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, सख्त कार्रवाई की जरूरत है, तभी हमारे अपने बच पाएंगे। आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे, ज्यामध्ये एक 28 वर्षाची पुरुषाची मृत्यू झालेली आहे। प्राथमिक चौकशी दरम्यान अशा निष्पन्न झाला की या इसमाने काल NSCI डोंबिवली या गाजियाबाद की भी बात कर लेते हैं अब, जहां मोदी नगर में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बेगमाबाद बुदाना क्षेत्र में स्थित जामा मस्जिद से जुड़ी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जानकारी के अनुसार मोदी नगर के उप जिलाधिकारी अजीत कुमार सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई ग्राम बेगमाबाद बुदाना के खसरा संख्या 1014 की भूमि पर की गई। राजस्व अभिलेखों के अनुसार यह भूमि मार्ग के रूप में दर्ज है और इसका क्षेत्रफल लगभग 0.152 हेक्टेयर यानी करीब 700 वर्ग मीटर से अधिक का बताया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया था। आरोप है कि जामा मस्जिद बेगमाबाद से जुड़े प्रबंधन की ओर से यहां दुकानों का निर्माण कराया गया था, जिससे सार्वजनिक उपयोग की भूमि प्रभावित हुई। मामला न्यायालय तक पहुंचा, जहां संबंधित पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद प्रशासन के लिए कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि न्यायालय के आदेशों और राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पक्ष पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसके बाद प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया को और तेज करते हुए अंतिम नोटिस जारी किया और निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 14 दुकानों को ध्वस्त किया गया। हालांकि प्रशासन द्वारा पहले से नोटिस जारी किए जाने के कारण कुछ दुकानदारों ने स्वयं ही अपने निर्माण को हटाना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद शेष अवैध निर्माणों को मशीनों की सहायता से हटाया गया। इस कार्रवाई को लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर रखा गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों के अलावा स्थानीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व विभाग की टीम और नगर पालिका के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेशों और राजस्व अभिलेखों के आधार पर की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
वहीं इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं भी तेज हैं। लंबे समय से कुछ सामाजिक और हिंदू संगठन इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध निर्माण होने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद उन संगठनों ने इसे सरकारी संपत्ति की रक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया है। दूसरी ओर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी सरकारी भूमि पर बिना अनुमति निर्माण न करें और राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी लेकर ही किसी प्रकार की गतिविधि को संचालित करें। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी प्रभाव या दबाव के बिना कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बेगमाबाद बुदाना में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में प्रशासन सख्त रुख अपनाने के मूड में है और न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम भी उठाया जाएगा। तो एक तरफ गाजियाबाद में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, तो वहीं दूसरी तरफ संभल में देखिए क्या हुआ, जहां एक मस्जिद के ध्वस्तीकरण के दौरान बरामद हुई सामग्री को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल नखासा थाना क्षेत्र के कसेरुआ गांव स्थित मस्जिद मुस्तफा कादरी में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान मिले पोस्टर्स और एक हरे झंडे के मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार मस्जिद की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने एक हॉल में रखे तख्त के गद्दे के नीचे से आई लव मोहम्मद लिखे 49 पोस्टर बरामद किए गए। इसके अलावा एक हरे रंग का झंडा भी मिला जिस पर अर्धचंद्र और सितारे का निशान बना हुआ था। पुलिस का कहना है कि बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर उसकी जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मस्जिद के मुतवल्ली जाकिर समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत उप निरीक्षण अरुण कुमार की ओर से दर्ज कराई गई है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद को हटाने की कार्रवाई के दौरान ये सामग्री मिली थी। एएसपी उत्तरी कुलदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस शिकायत में यह भी कहा गया है कि बरामद सामग्री की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में कुछ लोगों के बीच नाराजगी देखी गई, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। यही वजह है कि प्रशासन पूरे मामले पर करीबी नजर बनाए हुए है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी मौके का निरीक्षण किया और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो पूरे मामले की वास्तविक स्थिति भी स्पष्ट करेगी। ये थाना नखासा क्षेत्र में कसेरुआ गांव में मस्जिद की ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान बिल्डिंग में से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में 7 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय के आदेश के क्रम में ये कार्रवाई की गई है। तहसीलदार कोर्ट में पर्याप्त सुनवाई के अवसर दिए गए, साक्ष्य के अवसर दिए गए, लेकिन कोई भी इस प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलेट कोर्ट में भी सुनवाई के अवसर दिए जाने के बाद भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने के बाद इस आगे बढ़ते हैं जनमत में बात अब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की, जहां से दुखद खबर सामने आई, जहां एक स्टील प्लांट में भीषण औद्योगिक हादसे में कम से कम 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा प्लांट की स्टील मेल्टिंग यूनिट में उस समय हुआ जब अत्याधिक तापमान पर जो स्थिति थी, पिघला हुआ स्टील ले जाया जा रहा था। प्रारंभिक जानकारी ये कह रही है कि पिघला हुआ स्टील ले जा रही एक लैडल या हॉट मेटल कंटेनर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद बड़ी मात्रा में पिघला हुआ धातु नीचे गिर गया।
अचानक हुए इस हादसे से पूरे संयंत्र में अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों और अधिकारियों के अनुसार हादसे में कई मजदूर सीधे पिघले हुए स्टील की चपेट में आ गए, जिससे उन्हें गंभीर जलन महसूस होने लगी। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं प्लांट प्रबंधन और आपदा राहत टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वंगलापुडी अनीता ने जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात करके पूरी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। हादसे की सूचना मिलते ही गृह मंत्री स्वयं भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। इस हादसे के बाद औद्योगिक सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य सरकार और प्लांट प्रबंधन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी और सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की जा रही है। हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर पैदा कर दी है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और बात अब उस सियासी हलचल की जो कोलकाता की गलियों से नहीं बल्कि दिल्ली के बंद कमरों से उठती हुई दिखाई दी। आज का दिन बेहद खास रहा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सब कुछ क्या सामान्य चल रहा है, ये ऐसा यक्ष प्रश्न है जो सबकी जुबान पर है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर दिखाने की तो यही कोशिश हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे एक बड़ा राजनीतिक भूचाल धीरे धीरे आकार ले रहा है। दिल्ली में इंडी गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक ने एक तरफ विपक्षी एकता का जहां संदेश देने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ उसी बैठक और उसके बाद की राजनीतिक गतिविधियों ने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए। इस बैठक में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी को एक मजबूत राजनीतिक संकेत के रूप में देखा गया, जहां मंच पर एकता, तालमेल और साझा रणनीति की तस्वीर पेश की गई। लेकिन राजनीति केवल मंच की तस्वीरों से नहीं चलती, असली राजनीति चलती है अंदरूनी भरोसे, संगठनात्मक अनुशासन और जमीनी हकीकत से। सूत्र और मीडिया रिपोर्ट से कह रहे हैं कि कुछ तृणमूल कांग्रेस सांसदों की दिल्ली में अलग अलग राजनीतिक मुलाकातों की खबरें सामने आई। हालांकि इन मुलाकातों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक तस्वीर जरूर सामने आई है। इन चर्चाओं ने राजनीतिक माहौल को काफी गर्म कर दिया। राजनीतिक हलकों में ये सवाल तेजी से उठने लगा कि क्या ये मुलाकातें सामान्य शिष्टाचार थीं या इसके पीछे कोई रणनीतिक संदेश छिपा हुआ था। दरअसल टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे ने पार्टी के भीतर चल रहे असंतोष की चर्चाओं को और हवा दे दिया। राजनीति में जब वरिष्ठ चेहरों का अचानक बाहर जाना या दूरी बनाना सामने आता है, तो वो केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं माना जाता, बल्कि संगठनात्मक संकेत के रूप में भी देखा जाता है। उनके बाद कुछ सांसदों की गतिविधियों और दिल्ली में उनकी अलग अलग राजनीतिक मुलाकातों की खबरों ने अटकलों को और मजबूत कर दिया कि क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ पहले जैसा स्थिर और एकजुट नहीं रहा है। क्योंकि आज 20 के लगभग सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और ऐसे में सवाल उठने लगे। सवाल बड़ा यही खड़ा हुआ कि क्या ये केवल संयोग है या किसी बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की शुरुआत है। क्या दिल्ली में हो रही रणनीतिक बैठकों और राजनीतिक संपर्कों का असर सीधे पश्चिम बंगाल की सत्ता के संतुलन पर पड़ सकता है, और क्या ये घटनाएं आने वाले समय में राज्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी भारतीय राजनीति में एक मजबूत क्षेत्रीय नेता के रूप में जानी जाती रही हैं, जिन्होंने लंबे समय तक संगठन और सत्ता दोनों पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। लेकिन राजनीति में समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और संगठनात्मक चुनौतियां किसी भी बड़े नेता के सामने नई परीक्षा खड़ी कर सकती है। इसी संदर्भ में ये सवाल और गंभीर हो जाता है कि क्या उनकी पार्टी पर उनकी पकड़ पहले जैसी मजबूत बनी हुई है या फिर अंदरूनी असंतोष और बाहरी राजनीतिक दबाव धीरे धीरे संगठनात्मक संरचना को प्रभावित कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि दिल्ली की राजनीति और राज्य की राजनीति के बीच जो समन्वय बनता है, वही आने वाले समय में बड़े फैसलों और गठबंधनों की दिशा तय करता है।
ऐसे में अगर टीएमसी के भीतर असंतोष की चर्चाएं मजबूत होती है तो उसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों पर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि इन सभी दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है, इसलिए इन्हें अंतिम सत्य के रूप में तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन राजनीति में अक्सर संकेत ही सबसे बड़ी खबर बन जाते हैं। और जो संकेत आज मिला है वो ये बता रहा है कि टीएमसी के अंदर ममता बनर्जी के लिए ऑल इज वेल नहीं है। टीएमसी के अंदर का जो द्वंद्व है, टीएमसी के अंदर की जो लड़ाई है, उसको दर्शाया जा रहा है। मैं फैक्ट्स नहीं जानता हूं टीएमसी के अंदर क्या चल रहा है, मगर कुछ ना कुछ आग तो होगा ना, तो धुआं कहां से आ रहा है। तो पहले तो मुझे लगता है इन लोगों को आपस में बैठक करनी चाहिए, टीएमसी वालों को आपस में बैठक करनी चाहिए। पार्टी तो यही होना था, यही हुआ है, यही होने वाले हैं। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, तो टूट गया, टूटेगा।